गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग दोस्तों जियोग्राफी के उन सभी टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को एकदम ध्यान से और पूरा देखिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जियोग्राफी वाले सेक्शन से भी ना छूटे। बाकी दोस्तों ये क्लास बनाने में बहुत मेहनत हुई है, तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अच्छे से कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टॉपिक है दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन हुआ है वो हुआ है दोस्तों 6 तरीके से, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर या मध्य का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार या जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप या आइलैंड। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है वो किया गया है 6 तरीके से, जिसमें पहला हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया उत्तर मध्य का विशाल मैदान, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हो गया भारतीय मरुस्थल, पांचवा हो गया तटीय मैदान और छठा हो गया द्वीप या आइलैंड। फिर इसी चीज़ को एक बार आप लोग मैप में ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये जो पहले नंबर का लिखा है ये हो गया दोस्तों भारत का पूरा उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर ये आ गया दोस्तों इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर इधर मिजोरम तक, यहाँ तक फैला हुआ है अपना उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर देखिए जहाँ पर 2 नंबर लिखा है ये है उत्तर मध्य का विशाल मैदान, जो कि गंगा का मैदान भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ से पूरा हरियाणा, फिर इधर यूपी, फिर ये पश्चिम बंगाल, फिर होते हुए ये सब। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार, इधर एमपी के नीचे ये सब इलाका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब, ये हो गया अपना प्रायद्वीपीय पठार। फिर इधर है दोस्तों इंडियन ओशियन और इधर है अरब सागर, अरब सागर या मेडिटेरियन सी। तो इस सागर के मतलब या समुद्र के जो बगल वाला इलाका है दोस्तों, इधर से यहाँ से लेके पूरा ये जहाँ 5 लिखा है पूरा दोस्तों, ये हो गया भारत का कोस्टल प्लेन या जिसे तटीय मैदान कहते हैं वो। फिर ये तीसरा वाला हो गया दोस्तों डिजर्ट वाला इलाका है, ये राजस्थान वाला, ठीक हो गया। उसके बाद 5वां ये हो गया, छठा हो गया दोस्तों जो आइलैंड है सब, तो ये हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि है दोस्तों बे ऑफ बंगाल के दक्षिण में इंडियन ओशियन में। फिर अरब सागर में पड़ता है अपना लक्षद्वीप। तो ये हो गया दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसे आप लोग मैप में एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर वाले इलाके से लेकर इधर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर तक फैला हुआ अपना उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर उसके बाद नीचे ये यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब इलाका दोस्तों है उत्तर मध्य का विशाल मैदान। फिर उसके बाद तीसरे पे हो गया दोस्तों ये डिजर्ट रेगिस्तान वाला इलाका, ये है राजस्थान वाला इलाका सब, थोड़ा मतलब इसमें कच्छ उच्छ जो आता है गुजरात में, ये सब है। उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये दोस्तों एमपी के नीचे ये सब, उड़ीसा, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, ये सब प्रायद्वीपीय पठार हो गया। फिर 5वें नंबर पर दोस्तों सब है कोस्टल प्लेन, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद छठे पर है आइलैंड। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहले तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो दोस्तों 3 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला और तीसरा हो गया पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। तो
उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है और इसमें पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला और तीसरा हो गया पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। इसके बाद पहला आप लोग देखिए ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में है 3 श्रेणियां या 3 रेंज, जिसे 60 में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां 3 हैं उनका नाम क्या है। तो 60 में आपको याद रखना है KLZ, जिसमें K से हो गया दोस्तों सबसे ऊपर वाली जो है वो है काराकोरम रेंज, और इसी काराकोरम पर है K2 या जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, और K2 को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। लेकिन K2 ये पड़ती है दोस्तों वर्तमान समय में POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो K2 कहाँ पर है? ये है दोस्तों POK के गिलगित बल्तिस्तान में, और इसीलिए इसे जो वर्तमान स्थिति है तो इसे दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी न मानकर माना जाता है सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को। लेकिन क्योंकि भारत दोस्तों सब बलूचिस्तान हो गया, POK हो गया, सबको अपना अभिन्न अंग मानता है, इसलिए K2 हो गई भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो K2 कहाँ पर है? तो ये है काराकोरम रेंज में। फिर उसके नीचे है दोस्तों लद्दाख रेंज, और लद्दाख पर है दोस्तों स्थित लेह, और इसे लेह को भारत का कोल्ड डेजर्ट या कोल्ड मरुस्थल कहा जाता है। तो लद्दाख हो गया दोस्तों भारत का कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पर सबसे कम रेनफॉल या बारिश होती है। फिर उसके बाद हो गया नीचे दोस्तों जेड से हो गया जस्कर रेंज, और जस्कर रेंज जो है दोस्तों ये यहाँ का टेम्परेचर लगभग रहता है -38 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो जस्कर रेंज है ये सबसे मतलब रहने के लिए जो स्थान है दोस्तों पूरे भारत में वो उनमें सबसे मिनिमम टेम्परेचर रहता है जस्कर रेंज पर। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इसकी नोट्स भी बनाए हैं तो उसे आप लोग देख लीजिए। तो पहला हो गया दोस्तों काराकोरम श्रेणी, और इस पे है गॉडविन ऑस्टिन या K2, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, और इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि दोस्तों K2 है POK गिलगित बल्तिस्तान में, तो वर्तमान स्थिति जो है उसमें भारत में K2 नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो वर्तमान समय में भारत में इसमें स्थित है वो हो जाएगी कंचनजंगा। फिर काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है दोस्तों लद्दाख श्रेणी या लद्दाख रेंज, और इसे भारत का ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, और इसी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है लेह, जहां पर भारत में सबसे कम बारिश होती है दोस्तों, इसीलिए लद्दाख श्रेणी या लेह को भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। फिर तीसरी जो श्रेणी है दोस्तों अपनी ट्रांस हिमालय की, उसका नाम है द्रास सेक्टर, जहां पर टेम्परेचर रहता है -38 डिग्री सेंटीग्रेड, और भारत में रहने वाली जगहों पर सबसे कम तापमान रहता है दोस्तों द्रास सेक्टर में, जो कि है -38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दोस्तों जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पहला हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रांस हिमालय, इसके बाद उसमें दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आप लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला हो गया वृहत हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, और दूसरा हो गया मध्य या लघु हिमालय जिसे मिडिल हिमालय कहा जाता है, और तीसरा हो गया शिवालिक। इसके बाद दोस्तों आप लोग हिमालय के डिवीजन को इस फिगर के माध्यम से थोड़ा अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा।
तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला और तीसरा हो गया पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो जो पहला है दोस्तों ट्रांस हिमालय, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का जो विभाजन में, तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय जो कि दोस्तों सबसे ऊपर है। देखिए ये भारत का ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, इसे थोड़ा टिल्ट किया गया है जिससे थोड़ा लिखने में आसानी हो जाए। तो ऊपर सबसे है ट्रांस हिमालय, ये वाला एरिया दोस्तों, ये है ट्रांस हिमालय जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ट्रांस हिमालय में है 3 श्रेणियाँ, एक हो गई दोस्तों काराकोरम, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया जस्कर। और इसी काराकोरम पर कौन है, तो वो है K2 या गॉर्डन ऑस्टिन जो कि पड़ती है वर्तमान के POK जो कि पाकिस्तान के पास है। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ट्रांस हिमालय में जो पहाड़ियाँ या जो चोटियाँ हैं दोस्तों, उनकी जो एवरेज हाइट है या ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। फिर इसके बाद जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों उसे फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया ग्रेट हिमालय या जिसे महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, और दूसरा हो गया मिडिल हिमालय या जिसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है, और तीसरा हो गया दोस्तों शिवालिक हिमालय जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो ग्रेट हिमालय या जिसे महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, इसमें जो चोटियाँ पाई जाती है दोस्तों उनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर होती है। और इसी महान हिमालय या ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, लेकिन ये पड़ती कहाँ पर है, तो ये पड़ती है नेपाल में। फिर उसके बाद जो मध्य हिमालय है दोस्तों या मिडिल हिमालय है, उस वहाँ पर जो पीक्स या चोटी पाई जाती है उनकी ऊंचाई है लगभग 1000 से 4500 मीटर। फिर तीसरा हो गया शिवालिक या जिसे बाह्य हिमालय कहा जाता है, यहाँ पर जो चोटियाँ हैं उनकी हाइट दोस्तों 300 से 1500 मीटर हाइट पाई जाती है जो शिवालिक में चोटियाँ मिलती हैं। तो ट्रांस हिमालय में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे उत्तर में है और उत्तरी भाग में है। बाकी यहाँ पर ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, और ये हमेशा दोस्तों एक बर्फ़ की चादर से एकदम ढकी रहती है। फिर दूसरा हो गया महान हिमालय या ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं, और सबसे ऊंची और भव्य श्रेणियां दोस्तों इसी महान हिमालय में मिलती हैं। बाकी माउंट एवरेस्ट ये महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8848 मीटर और ये स्थित है नेपाल में। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि दोस्तों भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा, और नंगा पर्वत भी दोस्तों इसी महान हिमालय की चोटी है, और नंदा देवी जो पर्वत उत्तराखंड में है वो भी इसी महान हिमालय की चोटी है। फिर उसके बाद है मिडिल हिमालय, ये वाला मिडिल हिमालय या जिसे मध्य हिमालय कहते हैं या हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये दोस्तों महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये दोस्तों ये देखिए, ये ग्रेट हिमालय हो गया, उसके दक्षिण में हो गया मिडिल हिमालय। फिर यहाँ पर जो चोटियाँ पाई जाती हैं उनकी जो एवरेज हाइट या मतलब औसत ऊंचाई रहती है वो रहती है 1000 से 4500 मीटर। फिर यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी रेंज या मसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा और दार्जिलिंग। फिर महाभारत श्रेणी भी दोस्तों इसी मध्य हिमालय का पार्ट है। इसके बाद शिवालिक में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो शिवालिक या जिसे बाह्य हिमालय कहा जाता है, यह दोस्तों सबसे एकदम हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे दक्षिण श्रेणी है, और यहाँ पर निम्न ऊंचाई वाले पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। और इस रेंज में दोस्तों शिवालिक वाले रेंज में सबसे ज़्यादा इरोजन या कटाव होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर जो सब दून घाटियाँ दोस्तों हैं वो इसी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। दून घाटियाँ जैसे हो गया देहरादून, पटियाला और कोटली, फिर कांगड़ा, और ये सब जितने भी दून घाटियाँ हैं दोस्तों वो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। तो ये सब मोटा मोटा हिसाब दोस्तों आप लोग हिमालय के विभाजन को इस फिगर के माध्यम से थोड़ा अपने दिमाग में 2-3 बार बना के बैठा लीजिएगा। बाकी इनको और अच्छे से आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला
को विभाजित किया गया दोस्तों 3 टाइप से। उसमें पहला है अपना बृहद हिमालय या जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। तो ग्रेट हिमालय में जो चोटियाँ मिलती हैं उनकी औसत ऊंचाई होती है दोस्तों 6000 मीटर, और जो बृहद हिमालय है इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है दोस्तों 8848 मीटर, और ये स्थित है नेपाल में। बाकी नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर मत्था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सागर मत्था। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा ग्रेट हिमालय से कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में स्थित है दोस्तों इस समय वर्तमान में, उसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8598 मीटर, और ये स्थित है सिक्किम राज्य में। बाकी इसी ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय की चोटियाँ हैं दोस्तों नंगा पर्वत और नंदा देवी, जिसमें नंगा पर्वत ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में, और नंदा देवी ये स्थित है उत्तराखंड में। इसके बाद आप लोग देखिए लघु या मध्य हिमालय या जिन्हें मिडिल हिमालय कहा जाता है। तो मिडिल हिमालय में जो पीक या चोटियाँ पाई जाती हैं दोस्तों उनकी एवरेज हाइट या ऊंचाई है 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर। बाकी लघु हिमालय में पाई जाती हैं पीर पंजाल श्रेणी, जो कि स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, या ऐसे कहिए कि जो लघु या मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय में मिलती हैं श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी, इनका विस्तार है दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, तो यह है हिमाचल प्रदेश तक। फिर जो पीर पंजाल श्रेणी है दोस्तों ये मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर और श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं लघु या मिडिल हिमालय की, तो वो है दोस्तों धौलाधर श्रेणी, जो कि कहाँ की है, तो ये है हिमाचल प्रदेश की। फिर उसके बाद है महाभारत पर्वत श्रृंखला और मसूरी और नाग टिब्बा रेंज। तो जो महाभारत पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये भी है हिमाचल प्रदेश की, और मसूरी और नाग टिब्बा जो रेंज है या श्रेणी है ये है उत्तराखंड की। इसके बाद दोस्तों आप लोग मिडिल हिमालय के अंतर्गत जो प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन केंद्र हैं या हिल स्टेशन हैं उनका नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मिडिल हिमालय के अंतर्गत जो प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन केंद्र हैं वो हैं दोस्तों शिमला, डलहौजी और धर्मशाला, और शिमला, डलहौजी और धर्मशाला ये दोस्तों हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और अल्मोड़ा ये सभी हैं दोस्तों स्थित उत्तराखंड में। तो इन बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और अल्मोड़ा ये सब प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन केंद्र हैं जो कि आते हैं मिडिल हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद शिवालिक आप लोग देखिए जिसे बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय कहा जाता है। तो शिवालिक में दोस्तों जो पीक्स या चोटियां पाई जाती हैं उनकी जो औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट होती है वो होती है 700 से 1200 मीटर एवरेज लगभग, और इनका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। फिर हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक कटाव या इरोजन होता है दोस्तों कहाँ पर, तो वो होता है शिवालिक क्षेत्र में। फिर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो शिवालिक है उसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को कहा जाता है दफला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और ओबर पहाड़ी। तो दफला, मेरी, मिसमी और ओबर ये सब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां भी हैं, जनजातियां। तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा गया है शिवालिक का अरुणाचल प्रदेश में। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच ये हो गया दोस्तों अपना मिडिल हिमालय, और इसके बाद सबसे नीचे है शिवालिक।
शिवालिक, इस सब के बीच में है दोस्तों दून। तो जो दून घाटियाँ मिलती हैं दोस्तों वो हैं मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, जिसे हो गया देहरादून और कोटली दून, फिर पाटली दून। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो दून घाटियाँ हैं वो हैं मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसका तीसरा भाग जो कि है क्या, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों वो 3 प्रकार का है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, दूसरा हो गया दोस्तों मिडिल हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरा हो गया शिवालिक। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है या भाग है दोस्तों उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का, उसे कहा जाता है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। और पूर्वांचल पहाड़ियों में दोस्तों आप लोग बस ये फिगर ध्यान में रखिएगा कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ या पहाड़ आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए असम में स्थित जो पर्वत हैं बरेल पर्वत और मिकिर पर्वत, तो ये सभी आते हैं दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये पर्वत है दोस्तों जिसका नाम है पटकाई बम पहाड़ियाँ। तो पटकाई बम पहाड़ियाँ ये पूर्वांचल पहाड़ियों का पार्ट है या हिस्सा है और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों जो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में है पहाड़ियाँ, पूर्वांचल पहाड़ियों का पार्ट, वो सब इन्हीं के नाम पर हैं। तो आपको आसानी होगी कि नागालैंड में है नागा पहाड़ियाँ, तो आसानी से दोस्तों जैसे मतलब स्टेट के नाम पर या राज्य के नाम पर ही वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वांचल पहाड़ियाँ का पार्ट हैं उनका नाम रखा गया है। तो ये नागा पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर हैं, तो ये है नागालैंड में। फिर मणिपुर पहाड़ियाँ ये हैं मणिपुर में। फिर मिजो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों मिजोरम में। तो पूर्वांचल पहाड़ियों में आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बरेल पर्वत और मिकिर पर्वत ये स्थित है दोस्तों असम में। उसके बाद पटकाई बम पहाड़ियाँ ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में हैं और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में हैं। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, जहां से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो इसे छोटा सा ये टॉपिक है दोस्तों, इसे एकदम आप लोग रट के रखिएगा। तो सिक्किम में कौन से पर्वतीय दर्रे मौजूद हैं, तो उसे आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये स्थित हैं सिक्किम में। और जो नाथुला दर्रा है यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाथुला दर्रा ओल्ड सिल्क रूट का दोस्तों हिस्सा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा दर्रा ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा था, तो आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं दोस्तों यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसो दर्रा और बोमडिला दर्रा। बाकी बोमडिला दर्रे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बोमडिला दर्रे को गेटवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो लद्दाख में है काराकोरम दर्रा और खारदुंग ला दर्रा। बाकी खारदुंग ला दर्रे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसी खारदुंग ला दर्रे पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, और यह दोस्तों ट्रांस हिमालय का भाग है या ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है खारदुंग ला दर्रा। फिर मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तो मणिपुर का दर्रा है दोस्तों तूजू दर्रा। फिर उत्तराखंड में प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रे हैं नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपू लेक दर्रा। बाकी जो लीपू लेक दर्रा जो कि दोस्तों उत्तराखंड में है, वहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लीपू लेक दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों लीपू लेक दर्रा।
इसके बाद अगला राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा आपको ध्यान में रखना है रोहतांग दर्रा, और इस रोहतांग दर्रे से मनाली और लेह का मार्ग जाता है, मनाली से लेह तक, जो कि पड़ता है लद्दाख में। फिर सिपकी ला दर्रा, ये भी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, और सिपकी ला दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर बारालाचा ला दर्रा, ये भी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आप लोग जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वतीय दर्रों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा पीर पंजाल दर्रा। फिर दूसरा है दोस्तों जम्मू कश्मीर का बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा ये दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, और इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जवाहर सुरंग ये किस दर्रे में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों बनिहाल दर्रे में। फिर जोजिला, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर का दर्रा है, जो कि सभी एग्जाम में मिलाकर सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार, कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जोजिला दर्रा है जम्मू और कश्मीर में। बाकी इसे दोस्तों गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है, और जो नेशनल हाईवे 1 है या NH1 है वो जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। तो जोजिला दर्रे को गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है, और इसी जोजिला दर्रे से नेशनल हाईवे 1 गुजरता है। फिर बुर्जिल दर्रा, ये भी स्थित है जम्मू और कश्मीर में। फिर महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। फिर केरल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केरल के प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। इसके बाद नोट में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। बाकी लिपू लेख दर्रा जोड़ता है भारत, नेपाल और चीन को। फिर पांगसाउ दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और यह दोस्तों पांगसाउ दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिए दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, या जिसे पेनिनसुलर प्लेटू भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, या भारत का सबसे ओल्डेस्ट सरफेस क्या है दोस्तों, तो वह है प्रायद्वीपीय पठार का सरफेस। तो भारत का सबसे पुराना भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार, जिसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और खिसकने के कारण हुआ। फिर भारत का पठारी जो क्षेत्र है, या कहिए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका आकार है दोस्तों त्रिभुजाकार, और इसका क्षेत्रफल है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर भारतीय पठार को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद आप लोग प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार किस दिशा में कहां तक है उसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू का विस्तार है दोस्तों उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला तक, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान से होते हुए दोस्तों दिल्ली तक जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। फिर पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है राजमहल की पहाड़ियों तक, और ये राजमहल पहाड़ियां हैं उड़ीसा में। फिर पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है गिर पहाड़ियों तक, और गिर पहाड़ी है दोस्तों गुजरात में। फिर दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है इलायची या कार्डमम पहाड़ियों तक, और ये इलायची या कार्डमम पहाड़ियां हैं दोस्तों केरल में। फिर उत्तर पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है दोस्तों शिलांग के पठार तक, और शिलांग का पठार है मेघालय में। तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि किस दिशा में कहाँ तक है।
इसके बाद दोस्तों आप लोग प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार को थोड़ा एक बार मैप में समझ लीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों उसका शेप है ट्रायंगुलर शेप। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका उत्तर पश्चिम में विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? तो ये राजस्थान दिल्ली वाला इलाका जहाँ पर है अरावली पर्वत श्रृंखला वहाँ तक है दोस्तों। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्व में विस्तार है दोस्तों राजमहल पहाड़ियों तक, यहाँ तक दोस्तों, जो कि पड़ती है उड़ीसा में। फिर प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम में विस्तार कहाँ तक है? तो यहाँ तक है दोस्तों ये गिर पहाड़ियों तक, जो कि है गुजरात में। फिर दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है यहाँ तक दोस्तों, जो ये कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ हैं जो कि पड़ती हैं केरल में। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व दिशा में कहाँ तक विस्तार है? तो ये है दोस्तों यहाँ तक, जो ये है शिलांग का पठार, जिसके पार्ट हैं गारो पहाड़, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, और ये सभी गारो, खासी और जयंतिया पड़ती है दोस्तों मेघालय में। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय पठार या जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। पहला हो गया केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा हो गया पूर्वी पठार, तीसरा हो गया उत्तर पूर्वी पठार, चौथा हो गया दक्कन का पठार और पांचवा हो गया दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो भारतीय पठार को 4 भागों में बांटा गया है, या भारतीय पठार या जो प्रायद्वीपीय पठार है वो होता है 4 प्रकार का, जिसमें पहला हो गया केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा हो गया पूर्वी पठार, तीसरा हो गया उत्तर पूर्वी, चौथा हो गया दक्कन का पठार और पांचवा हो गया दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। इसी चीज़ को दोस्तों इस मैप में एक बार थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहला पार्ट था दोस्तों भारत के पठार या प्रायद्वीपीय पठार का, वो था केंद्रीय उच्च भूभाग। केंद्रीय मतलब दोस्तों जो सेंटर में रहेगा। तो ये जो मालवा का पठार है, फिर बुंदेलखंड पठार है और बघेलखंड पठार है, ये दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड या जिसे केंद्रीय उच्च भूभाग कहा जाता है उसके पठार हैं। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूर्वी जो पठार है वो है छोटा नागपुर और दंड कारण्य। फिर उत्तर पूर्वी जो पठार है वो कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी पठार है दोस्तों यहाँ पर, ये जो शिलोंग का पठार है या जो मेघालय का पठार है, जिसमें है गारो, खासो और जयंतिया। फिर दक्कन का पठार ये दोस्तों इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ता है, कर्नाटक और तेलंगाना में। फिर दक्षिण के जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, ये सब जहाँ पर अनायमलाई पर्वत श्रृंखलाएं हैं केरल और में, तमिलनाडु में, वो सब है दोस्तों। तो ये मैप आपको ध्यान में रखिएगा, जो कि भारतीय पठार या जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसके भाग को बताता है। इसके बाद आप लोग सबसे पहले देखिए केंद्रीय उच्च भूमि या केंद्रीय उच्च भूभाग या जिसे सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, उसके अंतर्गत जो पठार आते हैं या और जो पर्वत श्रृंखला आते हैं दोस्तों, वहां से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय उच्च भूमि में आते हैं दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पहाड़ी। इसके बाद दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड या केंद्रीय उच्च भूभाग से सबसे पहले आप लोग अरावली श्रेणी या अरावली पर्वत श्रृंखला से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो अरावली श्रेणी से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका विस्तार राजस्थान से होते हुए दिल्ली गुजरात तक है, लगभग 800 किलोमीटर तक। और अरावली श्रेणी को प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत या ओल्डेस्ट फोल्डेड रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है। फिर अरावली पर्वत श्रेणी से दोस्तों 2 नदियां निकलती हैं, पहली हो गई साबरमती, दूसरी हो गई लूनी। तो साबरमती और लूनी नदी का उद्गम स्थल भी है अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली श्रेणी। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची पहाड़ी या पीक है दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और ये स्थित है माउंट आबू राजस्थान में। और यहीं से निकलती है दोस्तों नक्की झील या नक्की लेक।
फिर एक पॉइंट दोस्तों और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में, और मकरना ये भी स्थित है राजस्थान में, जो कि प्रसिद्ध है अच्छी क्वालिटी के संगमरमर के लिए। अरावली पर्वत श्रेणी के बाद दोस्तों अगली पर्वत श्रेणी आप लोग ध्यान में रखिएगा विंध्य श्रेणी। और विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है गुजरात से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक। फिर यहां से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस श्रेणी में विंध्याचल पर्वत, कैमूर पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय अपवाह क्षेत्र से अलग करती है दोस्तों विंध्य श्रेणी। और विंध्य श्रेणी में दोस्तों सबसे अधिक बिल्डिंग मटेरियल के सामान पाए जाते हैं। तो ये विंध्य श्रेणी जो है ये है रिच इन बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब जैसे सीमेंट हो गया दोस्तों, चूना हो गया, तो ये सब बिल्डिंग मटेरियल के सामान है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं विंध्य श्रेणी में। तो जैसे देखिए लाइमस्टोन हो गया, सीमेंट हो गया, रेड रॉक, ये सब बिल्डिंग मटेरियल के सामान हैं। और ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं विंध्य श्रेणी में। बाकी पन्ना माइंस ये दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से निकलती हैं हीरे। तो पन्ना माइंस भी विंध्य श्रेणी का एक पार्ट है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय उच्च भूभाग से अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार कहाँ पर है, तो ये मालवा का पठार आता है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और यहाँ से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा मालवा के पठार से कि इसी मालवा के पठार में है चंबल नदी, जहाँ पर दोस्तों दो बांध हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है कि मालवा के पठार में है चंबल नदी, और इस चंबल नदी पर स्थित है दो बांध जिनका नाम है राजा सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये दोनों दोस्तों स्थित हैं राजस्थान में। फिर इसी चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। फिर मालवा के पठार के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बुंदेलखंड पठार। और बुंदेलखंड पठार ये दोस्तों फैला हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक। और बुंदेलखंड पठार की नदियां हैं केन नदी और बेतवा नदी। बाकी बेतवा नदी से एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला बांध, और ये माता टीला बांध है झांसी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला है दोस्तों बघेलखंड पठार। और बघेलखंड पठार ये फैला है दोस्तों मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद तक। और ये बघेलखंड पठार ये बुंदेलखंड का दोस्तों भाग है। और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं रिहंद नदी और सोन नदी। बाकी रिहंद नदी पर एक बांध है दोस्तों जिसका नाम है बाढ़ सागर बांध, और ये स्थित है सोनभद्र में। फिर सोन नदी पर दोस्तों स्थित है गोविंद बल्लभ पंत झील। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत झील है दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है या आर्टिफिशियल लेक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों यूपी से संबंधित है, इसलिए ये अपने यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रिहंद नदी ये मतलब कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है बघेलखंड वाले क्षेत्र में। और इस पर स्थित है बाण सागर बांध जो कि है सोनभद्र में। और सोन नदी ये भी बहती है बघेलखंड वाले क्षेत्र में। और इस पर स्थित है सोन नदी पर गोविंद बल्लभ पंत झील। और ये गोविंद बल्लभ पंत झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल लेक है। इसके बाद अगली श्रेणी आप लोग ध्यान में रखिएगा सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार दोस्तों है गुजरात से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक। फिर अगला पॉइंट आप लोग सतपुड़ा की श्रेणियों से ध्यान में रखिएगा कि यह दोस्तों ब्लॉक पर्वत है या ब्लॉक माउंटेन है जिसका निर्माण बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। और
ये सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। और नर्मदा और तापी से आप लोग ध्यान में रखिएगा, नर्मदा और तापी कि ये दोनों नदियां दोस्तों भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नर्मदा और तापी ये दोस्तों भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। फिर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची पीक या सबसे मतलब ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और ये स्थित है महादेव श्रृंखला में, जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश में। फिर इसी दोस्तों धूपगढ़ और महादेव श्रृंखला में स्थित है पंचमढ़ी हिल स्टेशन या पंचमढ़ी पर्यटन केंद्र, जो कि दोस्तों एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। और पंचमढ़ी हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है दोस्तों, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी पर्यटन केंद्र को, जो कि स्थित है दोस्तों धूपगढ़ और महादेव श्रृंखला में। फिर अगली श्रेणी आप लोग सतपुड़ा के ध्यान में रखिएगा, मैकाल पर्वत श्रृंखला या मैकाल पर्वत श्रेणी, और ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। और इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम है अमरकंटक। और इस अमरकंटक चोटी से निकलती हैं दो नदियां, जिनका नाम है सोन नदी और नर्मदा नदी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सोन नदी और नर्मदा नदी ये निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि मैकाल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा पूर्वी पठार कौन कौन से हैं। तो पूर्वी पठार हैं छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य। तो छोटा नागपुर से आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार है दोस्तों झारखंड में मुख्य रूप से, बाकी छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ पड़ता है छोटा नागपुर पठार। बाकी यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रांची का पठार, हजारीबाग और राजमहल पहाड़ी ये दोस्तों किसके पार्ट हैं, तो ये पार्ट हैं छोटा नागपुर पठार के। तो इसे 60 में याद रखने के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा RHR, रांची, हजारीबाग और राजमहल पहाड़ी ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये पार्ट हैं छोटा नागपुर पठार के। फिर पारसनाथ पहाड़ी दोस्तों ये स्थित है छोटा नागपुर पठार में, और यह पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दामोदर नदी ये भी छोटा नागपुर पठार का ही पार्ट है या छोटे नागपुर पठार से होकर बहती है। और दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। और यहां से आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करती है दोस्तों दामोदर नदी। फिर दामोदर नदी बेसिन को दोस्तों कोयला भंडार के क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो कोयला भंडारण के क्षेत्र में भारत की सबसे प्रमुख नदी है दामोदर नदी बेसिन। फिर इस छोटा नागपुर पठार के दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी है स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुड्रू जलप्रपात या हुड्रू वाटरफॉल, जो कि स्थित है झारखंड रांची में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ का पठार, और छत्तीसगढ़ के पठार से आपको ध्यान में रखना है कि यहां से निकलती हैं दोस्तों महानदी, जो कि निकलती हैं सिहवा पहाड़ी से। तो सिहवा की पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ पठार में है और इसी सिहवा पहाड़ी से निकलती हैं महानदी। बाकी महानदी से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महानदी बेसिन को दोस्तों धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है पूरे भारत में, और महानदी बेसिन को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है दंडकारण्य पठार, जो कि पड़ता है दोस्तों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और दंडकारण्य के पठार से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि
यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती हैं जिनका नाम है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी ये गोदावरी की दोस्तों एक सहायक नदी है। फिर इसी इंद्रावती नदी के बगल में स्थित है दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और इसी इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, और ये भी है छत्तीसगढ़ में। और ये चित्रकूट जो जलप्रपात है ये भारत का नियाग्रा वाटरफॉल्स या भारत का नियाग्रा जलप्रपात है। ये है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात जो कि है छत्तीसगढ़ में, और यह भारत का नियाग्रा वाटरफॉल्स है। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा बस्तर का पठार, और बस्तर का पठार दोस्तों ये फैला है छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, और यह भारत का सबसे मोस्ट नक्सलाइट बेल्ट है। तो बस्तर का पठार ये भारत का सबसे नक्सलवाद वाला क्षेत्र है। इसके बाद आप लोग अगला ध्यान में रखिएगा उत्तर पूर्वी पठार, या जिसे मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भी कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी पठार में 3 मुख्य पहाड़ियां हैं दोस्तों। पहले हो गई गारो पहाड़ी, दूसरी हो गई खासी पहाड़ी, तीसरी हो गई जयंतिया पहाड़ी, जिसमें गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नाकरेक चोटी, और ये नाकरेक दोस्तों मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर खासी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों मोहसिन राम और चेरापूंजी, और मोहसिन राम से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोहसिन राम यहाँ पर दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेनफॉल या बारिश होती है मोहसिन राम। तो मोहसिन राम किस पर स्थित है, किस पहाड़ी पर, तो ये स्थित है खासी पहाड़ी पर। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में। फिर तीसरी है जयंतिया पहाड़ी जिसे हमने बता दिया। तो उत्तर पूर्वी का जो पठार है दोस्तों उसमें जो तीनों पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, इनका नाम पड़ा है मेघालय की 3 जनजातियों के नाम पर। तो गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों दोस्तों मेघालय की जनजातियां भी हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेघालय की जनजातियां क्या हैं, तो वो होगी दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा दक्कन ट्रैप, और इसका विस्तार है दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात में। और दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और दक्कन ट्रैप की मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर दक्कन ट्रैप में दोस्तों सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र और अजंता पहाड़ियां स्थित हैं। बाकी कलसुबाई चोटी ये दोस्तों महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और ये है दक्कन ट्रैप में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कर्नाटक पठार, और कर्नाटक के पठार में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस कर्नाटक के पठार में स्थित है बाबा भूदन की पहाड़ी, और बाबा भूदन की पहाड़ी ये दोस्तों कॉफी और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। फिर इस कर्नाटक के पठार से निकलती हैं दोस्तों, या यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और शरावती। फिर जोग, गारसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है शरावती नदी पर। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी जलप्रपात, या जिसे जोग वाटरफॉल या गारसप्पा वाटरफॉल भी कहा जाता है, ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक में शरावती नदी पर। फिर एक और वाटरफॉल आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि स्थित है वाराही नदी पर। तो वाराही नदी पर एक वाटरफॉल है दोस्तों जिसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल या कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये भी स्थित है कर्नाटक में।
इसके बाद अगला आप लोग देखिए आंध्रा का पठार, और आंध्रा का पठार रॉयल सीमा पठार और तेलंगाना के पठार से मिलकर बना है। और यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो रॉयल सीमा का पठार है यहाँ पर दोस्तों वेलिकोंडा, पालेकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है। बाकी इसी आंध्रा के पठार में स्थित है कोल्लेरू झील, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, और यह कोल्लेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। फिर ये जो कोल्लेरू झील है दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोल्लेरू झील ये स्थित है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य, और यह एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। इसके बाद आप लोग देखिए दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी को। और नीलगिरी पहाड़ी से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन है। तो नीलगिरी पहाड़ी को भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों टोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और ये स्थित है तमिलनाडु में। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों उडग मंडलम पर्यटन स्थल, जिसे ऊटी के नाम से हम लोग जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, और इसका विस्तार है दोस्तों केरल और तमिलनाडु में। और यहां से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और अनाईमुडी को पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। फिर कोडाई कनाल पर्यटन स्थल, जो कि स्थित है दोस्तों पलानी पर्वत या पलानी माउंटेन पर तमिलनाडु में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोडाई कनाल जो पर्यटन स्थल है ये किस पर्वत पर स्थित है। तो ये स्थित है पलानी पर्वत पर, जो कि है तमिलनाडु में। फिर कार्डमम या जिसे इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं, ये कहाँ पर हैं। तो कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों केरल में। फिर इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य है पालघाट दर्रा। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के बीच में या मध्य में क्या है, तो वो है सिनकोट दर्रा। फिर सेवराय पर्वत और जवादी पर्वत, ये कहाँ पर हैं। तो सेवराय पर्वत और जवादी पर्वत ये है दोस्तों तमिलनाडु में। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि शांत घाटी या जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, ये स्थित है दोस्तों केरल में, और यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है दोस्तों शांत घाटी या साइलेंट वैली, जो कि स्थित है केरल में। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगला टॉपिक देखिए भारतीय द्वीप समूह या इंडियन आइलैंड। तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं, तो हैं 2। पहला हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो गया लक्षद्वीप। तो सबसे पहले आप लोग देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, ये हिंद महासागर में स्थित है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में। फिर इसके बाद आप लोग ये फिगर थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अंडमान और निकोबार से संबंधित। तो इसमें दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर रहेगा उत्तर की साइड में नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद है मिडिल अंडमान, फिर उसके बाद है साउथ अंडमान, फिर उसके बाद है लिटिल अंडमान, फिर उसके नीचे है कार निकोबार, फिर उसके नीचे है लिटिल निकोबार, फिर उसके नीचे है ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले कि किस किस आइलैंड पर क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले है सैंडल पर्वत या सैंडल माउंटेन। ये स्थित है दोस्तों नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान पर। फिर अंडमान निकोबार में दोस्तों दो ज्वालामुखियां भी पाई जाती हैं। एक का नाम है नारकोंडम वॉल्केनो या नारकोंडम ज्वालामुखी और दूसरा है बैरन ज्वालामुखी, जिसमें जो नारकोंडम है दोस्तों ये है मृत ज्वालामुखी। बाकी जो ये बैरन है ये है अभी दोस्तों एक्टिव या जीवित ज्वालामुखी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नारकोंडम और बैरन ये दो ज्वालामुखियां हैं। ये है दोस्तों अंडमान और निकोबार में, और ये इनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है दोस्तों नारकोंडम और बैरन का, तो ये नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान दोनों के बीच में स्थित है दोस्तों ये दोनों ज्वालामुखियाँ। फिर अंडमान और निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है साउथ अंडमान या दक्षिण अंडमान पर। फिर डंकन जल संधि ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो डंकन जल संधि ये स्थित है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो डक्कन जल संधि ये स्थित है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल ये स्थित है दोस्तों अंडमान और निकोबार के बीच में। या तो कहिए कि 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। बाकी एग्जैक्ट कहाँ पर है 10 डिग्री चैनल, तो ये है दोस्तों लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसके बाद एक पॉइंट और आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है। अर्थात दोस्तों भारत में दक्षिण का सबसे मतलब सुदूर स्थान कौन सा है, उसके बाद भारत का क्षेत्र नहीं है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार पर। तो इतनी बात आप लोग बस अंडमान और निकोबार से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये दिया गया है दोस्तों कि एन ए मतलब क्या है, तो एन ए मतलब है नॉर्थ अंडमान, एम ए मतलब है मिडिल अंडमान, एस ए मतलब है साउथ अंडमान, एल ए मतलब है लिटिल अंडमान, सी एन मतलब है कार निकोबार, एल एन मतलब है लिटिल निकोबार, और जी एन मतलब है, जी एन छूट गया शायद, जी एन मतलब है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसके बाद आप लोग ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार की जनजातियाँ क्या है। तो यहाँ की जनजातियाँ हैं दोस्तों जरावा, सेंटिनलीज और सोम्पेन। इसके बाद दूसरा द्वीप समूह आप लोग देखिए जो कि है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह है मूंगा या कोरल द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप दोस्तों 36 छोटे छोटे द्वीपों या आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, और इसकी राजधानी है कवरत्ती। फिर इस फिगर में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लक्षद्वीप के ये सब दोस्तों छोटे छोटे द्वीप है, क्योंकि जो लक्षद्वीप है वो कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये लक्षद्वीप के छोटे आइलैंड हैं जो कि हैं अमीनी, अगत्ती, एंड्रोटी, कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है, और मिनिकॉय, और फिर सबसे नीचे है मालदीव। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल कहाँ है, बाकी 10 डिग्री हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो 10 डिग्री चैनल है इसके द्वारा अंडमान और जो निकोबार हैं ये दोनों अलग होते हैं। फिर जो 9 डिग्री चैनल है ये दोस्तों स्थित है कवरत्ती आइलैंड और मिनिकॉय द्वीप या आइलैंड के बीच में। फिर 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में है। और इसे ऐसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल से मालदीव और लक्षद्वीप अलग होते हैं। या तो कहिए ऐसे भी कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो है 8 डिग्री चैनल।
इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों भूकंप या अर्थक्वेक। तो यहाँ से भी आप लोग कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूकंप के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। फिर अगला है रिएक्टर स्केल। ये क्या होता है? तो रिएक्टर स्केल यह एक लॉगरिथमिक पैमाना या स्केल होता है जो कि होता है 0 से लेकर 9 तक, और यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मर्कल्ली स्केल। ये दोस्तों भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने का काम करता है मर्कल्ली स्केल। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ क्या करता है? तो ये भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद दोस्तों ये छोटा सा फिगर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये अपने अर्थ का क्रस्ट हो गया दोस्तों। ये अर्थ का क्रस्ट मतलब अर्थ के सबसे ऊपरी जो भाग है ये हो गया क्रस्ट। तो इसके नीचे दोस्तों अर्थ के अंदर होता है एक पॉइंट जहाँ से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कहाँ से उत्पत्ति होती है उनकी, या वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो वो उत्पन्न होती हैं फोकस या हाइपोसेंटर से, जो कि होता है अर्थ के अंदर या पृथ्वी के अंदर। फिर इसी फोकस या हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर दोस्तों क्रस्ट पर होता है एक पॉइंट जो कि है अधिकेंद्र या जिसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आप लोग देखिए फोकस या हाइपोसेंटर पर क्या होता है? तो फोकस या हाइपोसेंटर पर भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है, या तो कहिए कि जो भूकंपीय तरंगे हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो ये उत्पन्न होती हैं फोकस या हाइपोसेंटर से। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अधिकेंद्र या जो एपिसेंटर होता है उसके बारे में। तो यह दोस्तों पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु होता है जो कि फोकस के सबसे नज़दीक होता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अधिकेंद्र या एपिसेंटर या पृथ्वी के क्रस्ट या सतह पर वह बिंदु होता है जो कि फोकस के सबसे नज़दीक होता है। फिर जो भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव्स होती हैं वो होती हैं दोस्तों 3 प्रकार की, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा PSL के नाम से, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, PSL मतलब प्राइमरी वेव या प्राइमरी तरंगे, फिर S मतलब सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे, और L मतलब लव वेव। तो पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा प्राइमरी तरंगे या प्राइमरी वेव। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? तो यहाँ से प्राइमरी जो तरंगे होती हैं भूकंप की, वहाँ से पहला पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये दोस्तों ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित या प्रोपोगेट हो सकती हैं। मतलब ये जो प्राइमरी तरंगे हैं या जो प्राथमिक तरंगे हैं ये तीनों माध्यमों, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, में दोस्तों संचरित हो सकती हैं। बाकी जो अर्थ के सतह पर दोस्तों पॉइंट होता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर, वहाँ पर सबसे पहले कौन सी तरंग आती है? तो वहाँ पर आती है सबसे पहले प्राथमिक तरंगे, और इनकी स्पीड लगभग होती है दोस्तों 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। बाकी इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो वो होती है फोकस से। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ सॉलिड में दोस्तों संचरित होती हैं, ठोस में सिर्फ संचरित होती हैं, और इनकी भी उत्पत्ति होती है फोकस से। फिर सबसे डेंजरस दोस्तों लव तरंगे। तो जहाँ पर लब लग गया दोस्तों तो समझ लीजिए खतरा है। तो लब तरंगे, ये जो भूकंपी तरंगे हैं ये सबसे विध्वंसक तरंगे हैं या सबसे खतरनाक तरंगे हैं। तो लब तरंग का और भी नाम है दोस्तों जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो लब वेव होती है उन्हें लॉन्ग वेव या लंबी तरंगे या सतही तरंगे या जिसे सरफेस वेव भी कहा जाता है। तो लब वेव को लॉन्ग वेव या सरफेस वेव भी कहा जाता है। ये होती हैं दोस्तों मोस्ट डिस्ट्रक्टिव या तो कहिए सबसे खतरनाक भूकंपी तरंगे होती हैं लब वेव, और इनकी उत्पत्ति होती है दोस्तों अधिकेंद्र या एपिसेंटर पर। मतलब अर्थ पर दोस्तों सतह पर जो अपना एपिसेंटर होता है या
जो अधिक केंद्र होता है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है और इनकी स्पीड दोस्तों सबसे धीमी होती है, इसीलिए ये पूरा हिलते डुलते जाती हैं, पूरा एकदम विध्वंस करते हुए। तो सबसे डेंजरस जो भूकंप तरंग है वो कौन सी है, तो वो है लव तरंग, जिसे लॉन्ग वेव या सरफेस वेव कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति होती है एपिसेंटर या अधिकेंद्र पर और इनकी स्पीड सबसे धीमी होती है। तो स्पीड अगर कंपेयर देखा जाए दोस्तों स्पीड की, तो सबसे तेज स्पीड होती है किसकी, तो होती है प्राइमरी वेव की, उसके बाद है सेकेंडरी वेव और सबसे स्लो है लव वेव। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में कुल भूकंपीय क्षेत्र या सिस्मिक जोन है 4, जिसका नाम है जोन 2, 3, 4 और 5। बाकी जोन जो 5 है यहाँ पर भूकंप की सबसे अधिक संभावना होती है और ये क्षेत्र है दोस्तों हिमालय और भुज जो कि पड़ता है गुजरात में, वो वाला क्षेत्र। बाकी इसके बाद जोन 4 जो कि है दोस्तों ये उच्च भूकंप संभावना वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब जोन 5 से कम संभावना यहाँ पर रहती है और ये है पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। बाकी जोन जो 2, 3 में आता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम भूकंप आने की संभावना होती है और ये क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिए दोस्तों, भारतीय अपवाह तंत्र या इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो भारतीय अपवाह तंत्र को देखने से पहले 2 पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला एस्चुरी, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं, और दूसरा डेल्टा। ये क्वेश्चन दोस्तों कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो ज्वार नदमुख और एस्चुरी से आपको ध्यान में रखना है कि जब नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से दोस्तों मिल जाता है तो उसे कहा जाता है ज्वार नदमुख या एस्चुरी। और एस्चुरी कौन कौन सी प्रमुख नदियां बनाती हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, तो वो है दोस्तों नर्मदा, तापी और साबरमती। तो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये नदियाँ दोस्तों एस्चुरी बनाती हैं। फिर इसके बाद डेल्टा से कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यह दोस्तों अपरदन द्वारा मुहाने पर इकट्ठा एक अवसाद होता है और त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है दोस्तों डेल्टा से। फिर डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो ये बनाती है दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। इसके बाद आप लोग देखिए, जो भारतीय अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों मुख्य रूप से, तो हिमालय नदी तंत्र में हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अर्थात हिमालय नदी तंत्र वो तंत्र है दोस्तों जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं हिमालय से। तो इनमें प्रमुख नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर इसके बाद एक बार इनका लोकेशन आप लोग मैप पर ध्यान में रखिएगा। तो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर इधर वाला जो पाकिस्तान तक। तो और सिंधु नदी निकलती है दोस्तों यहाँ पर तिब्बत से, मानसरोवर झील से। फिर उसके बाद ये है दोस्तों गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र। तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र ये दोस्तों निकलती हैं उत्तराखंड से। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए चली जाती हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, फिर बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवाह तंत्र है दोस्तों वो इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है और इनका भी उद्गम होता है इधर तिब्बत के मानसरोवर से। तो ये मोटा मोटी दोस्तों आप लोग इनका लोकेशन ध्यान में रखिएगा। जो हिमालय नदी तंत्र है या पर्वतीय नदी तंत्र है जिसमें है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। फिर प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है इसमें आती हैं दोस्तों नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों इधर वाले पार्ट में है। तो इन नदियाँ जो सभी हैं ये इसी क्षेत्र में हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, तो वह है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी।
तो भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों वो दो प्रकार का है। पहला हो गया हिमालय नदी तंत्र या जिसे पर्वतीय नदी तंत्र कहा जाता है, और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिमालय नदी तंत्र, अर्थात जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा सिंधु नदी को। इसके बाद दोस्तों आप लोग सिंधु नदी तंत्र का ये फिगर एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु नदी ये निकलती है दोस्तों यहाँ से, और ये स्थान है तिब्बत, और ये पड़ता है वर्तमान के चीन में। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, और फिर यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये ऐसे चलते चलते फिर भारत में प्रवेश करती हैं। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी? तो ये करती है दोस्तों लेह से। फिर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर होते हुए दोस्तों भारत से बाहर निकल जाती हैं। तो ये एक स्थान है जिसे कहा जाता है दर्दिस्तान, और दर्दिस्तान से दोस्तों ये पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। फिर इनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, उन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा झेलम नदी, और ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है बैरीनाग कश्मीर, और ये दोस्तों निकलती हैं इधर कश्मीर से, और ये जाकर मिल जाती हैं कहाँ पर? तो ये जाकर मिलती हैं सिंधु नदी में। फिर अगली सहायक नदी है इनकी चेनाब, और ये निकलती है चेनाब नदी, ये निकलती है दोस्तों बारालाचाला दर्रे हिमाचल प्रदेश से। फिर ये इसके नीचे आती है, फिर ऐसे ऐसे निकलकर मिल जाती है झेलम में। फिर उसके बाद है रावी, ये भी निकलती है दोस्तों कहाँ से? तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और ये भी आकर मिल जाती है झेलम से। फिर ये हो गया दोस्तों ब्यास, और ब्यास नदी भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और ये आकर यहाँ पर मिलती है दोस्तों सतलज से। और जहाँ पर दोस्तों ब्यास नदी सतलज से मिलती है वहाँ पर बना है हरिके बांध, और यही हरिके बांध से निकली दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नहर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर ये जो सतलज नदी है ये दोस्तों कहाँ से निकलती हैं? तो इनका भी उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। तो जब ये दोस्तों पांचों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, तो ये इसे कहा जाता है पंचनद मुख। तो पंचनद मुख इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चेनाब भी आकर मिली, झेलम भी मिली, फिर ब्यास, रावी, सतलज सब आकर मिलती हैं। उसके बाद इन पांचों नदियों को जो संयुक्त धारा दोस्तों वो लगभग 45 किलोमीटर चलता है। उसके बाद ये मिलती हैं तब सिंधु में, और सब जाकर मिलकर गिर जाते हैं अरब सागर में। तो ये फिगर दोस्तों आप लोग एक बार दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। बाकी आप लोग डिटेल में देख लीजिए। तो सिंधु नदी की लंबाई है दोस्तों 2880 किलोमीटर, और ये नदी चीन, पाकिस्तान और भारत में बहती है। फिर इनका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयांगडुंग ग्लेशियर। और सिंधु की सहायक नदियों में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं दोस्तों काबुल, कुर्रम और स्योक। बाकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और जस्कर, गिलगिट, सियांग। तो बाकी आप लोग बस दोस्तों इतना ध्यान में रखिएगा, यही आता है अगर आएगा एग्जाम में कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है बाईं तरफ की, तो वह है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसके बाद झेलम नदी के बारे में, जो इनकी प्रमुख सहायक नदी है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो झेलम नदी दोस्तों निकलती हैं पीर पंजाल पर्वत के शेषनाग झील के बैरीनाग झरने से, और झेलम नदी 170 किलोमीटर तक दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती हैं। और इसी झेलम नदी पर बना है दोस्तों उरी डैम या उरी बांध। तो इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि झेलम नदी निकलती हैं पीर पंजाल पर्वत के शेषनाग झील के बैरीनाग झरने से, और ये 170 किलोमीटर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर बना है उरी डैम या उरी बांध।
फिर उसके बाद है दोस्तों चेनाब, और ये चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचाला दर्रे से, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें दोस्तों कहा जाता है चंद्रभागा नदी, जो कि दो नदियों से मिलकर बनी है, क्योंकि ये दोस्तों चंद्र और भागा, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को कहा जाता है चंद्रभागा नदी। फिर ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हैं। फिर इसी चेनाब नदी पर दोस्तों बना है दुलहस्ती डैम या दुलहस्ती बांध, जो कि स्थित है जम्मू और कश्मीर में। फिर इसके बाद है रावी नदी, और रावी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे से, और ये दोस्तों पांचों नदियों में सबसे छोटी नदी हैं। मतलब झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज में सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वह है रावी, जिनका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पास से रोहतांग दर्रे से। फिर अगली नदी है ब्यास, और ये भी निकली दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, और ये ऐसी नदी है दोस्तों जो पूर्ण रूप से पूरा का पूरा भारत में बहती हैं, ब्यास नदी। फिर इसके बाद है दोस्तों सतलुज, और सतलुज का उद्गम स्थल है दोस्तों जहाँ से निकलती है सिंधु नदी, अर्थात सतलुज निकलती हैं तिब्बत के मानसरोवर झरने के पास से राकस ताल से, और जहाँ पर दोस्तों सतलुज नदी व्यास नदी से मिलती है, या तो कहिए व्यास नदी जहाँ पर आकर दोस्तों सतलुज से मिलती है, वहाँ पर बना है हरिके बांध, और इसी हरिके बांध से निकलती है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सतलुज नदी से जहाँ पर आकर मिलती है व्यास नदी, वहाँ पर बना है हरिके बांध, और हरिके बांध से निकलती हैं इंदिरा गांधी नहर, और ये इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। फिर सतलुज नदी दोस्तों भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, और सतलुज नदी पर बना है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, और इस भाखड़ा नांगल बांध के बनने के कारण दोस्तों यहाँ पर बना है गोविंद सागर झील, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु जल समझौता ये हुआ दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, और इस समझौते के बाद भारत के पास किन नदियों का अधिकार है, तो जो ईस्ट में नदियां हैं दोस्तों जो कि हैं ब्यास, रावी और सतलज, वहां पर अधिकार है, या उन नदियों पर अधिकार है भारत का। बाकी पाकिस्तान का अधिकार है जो वेस्ट में नदियाँ हैं, जो कि हैं सिंधु, चेनाब और झेलम। सिंधु नदी तंत्र के बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और यहाँ से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वह है लगभग दोस्तों 2900 किलोमीटर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ये निकलती है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, और तिब्बत में जहाँ से निकलती हैं दोस्तों मानसरोवर झील के पास से, वहाँ पर निकलने के बाद तिब्बत में इन्हें सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये इसके बाद आगे बढ़ती हैं, फिर यहाँ पर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर स्थित है नामचा बरवा पर्वत, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। तो नामचा बरवा पर्वत से ये भारत में प्रवेश करती हैं, जहाँ पर इन्हें दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद इसमें मिल जाती हैं दिबांग और लोहित नदियाँ। फिर ऐसे ऐसे दोस्तों ये भारत से बाहर चली जाती हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इधर दोस्तों आती है अपनी गंगा नदी, और गंगा नदी जब पहुंचती हैं वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर एक है फरक्का बैराज या फरक्का बांध। वहाँ से दोस्तों गंगा नदी दो धारा में बढ़ जाती है, एक धारा हो गई हुगली और दूसरी हो गई दोस्तों भागीरथी। तो ये जो गंगा नदी की दूसरी धारा जिसका नाम है भागीरथी, ये जब दोस्तों यहाँ पर प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में, तब इस कहा जाता है
पद्मा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जमुना। और ये जब दोस्तों पद्मा नदी और जमुना नदी एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ से जब ये निकलती हैं तो ये हो जाती हैं मेघना नदी, मेघना। तो बांग्लादेश में जो जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा है उसे कहा जाता है दोस्तों मेघना। और इसी मेघना नदी के तट पर स्थित है सुंदरवन डेल्टा। फिर इसके बाद यही मेघना नदी दोस्तों जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में। तो ये फिगर है दोस्तों, इसका ये एक्सप्लेनेशन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसका उद्गम स्थल है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो बाईं तरफ की हैं दोस्तों लोहित, दिबांग, धनश्री और कलांग। और दाईं तरफ की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, मानस और तिस्ता। फिर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड, जो कि दोस्तों स्थित है असम में। और ये माजुली जो आइलैंड है ये बनता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से। और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अर्थात दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनता है माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अर्थात नदियों के द्वारा जो द्वीप बनता है उसमें सबसे बड़ा द्वीप बनता है ब्रह्मपुत्र नदी से, जो कि है माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड, जो कि स्थित है असम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बार आया एग्जाम में कि माजुली आइलैंड ये कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर किस नदी से बनता है। तो ये स्थित है असम में और ये बनता है ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ये फिगर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी ग्लेशियर हैं दोस्तों जो कि स्थित हैं उत्तराखंड में। तो ये कौन कौन से, तो ये देखिए ये है यमुनोत्री ग्लेशियर जहाँ से निकलती हैं यमुना नदी। फिर ये है गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से निकलती हैं भागीरथी नदी। फिर ये है चौराबाड़ी जहाँ से निकलती हैं मंदाकिनी। फिर ये है सतोपनाथ जहाँ से निकलती हैं अलकनंदा। और फिर है पिंडारी जहाँ से निकलती हैं पिंडर नदी। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, चौराबाड़ी, सतोपनाथ और पिंडारी ये सभी ग्लेशियर स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं यमुना नदी। फिर गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती हैं दोस्तों भागीरथी। और इसी भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। और टिहरी बांध दोस्तों ऐसा बांध है जो कि सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चौराबाड़ी यहाँ से निकलती है दोस्तों मंदाकिनी नदी और यहाँ पर स्थित है इधर मंदाकिनी नदी के केदारनाथ मंदिर। फिर सतोपनाथ ग्लेशियर यहाँ से निकलती है दोस्तों अलकनंदा नदी और इधर अलकनंदा के बगल में दोस्तों केदारनाथ के ऊपर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। और पिंडारी से निकलती हैं पिंडर नदी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जो प्रयाग बनते हैं इन नदियों के द्वारा उनका नाम। तो जहाँ पर दोस्तों ये पिंडर नदी और अलकनंदा मिलती हैं एक दूसरे से वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। फिर इसके बाद जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं वहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। फिर जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहाँ पर बनता है देवप्रयाग। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो ये ट्रिक है दोस्तों पाक मार बाद, पाक मार बाद मतलब पाक को मारना है। तो देखिए पी से हो गया पिंडर नदी, ए से हो गया अलकनंदा, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर रहेगा कर्णप्रयाग। फिर एम से हो गया मंदाकिनी और ए से हो गया अलकनंदा, मतलब जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी वहाँ पर रहेगा रुद्रप्रयाग। फिर जहाँ पर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगी वहाँ पर रहेगा देवप्रयाग।
फिर देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों, पाक मार बाद। बाकी एक चीज़ और आप लोग इसी में जोड़ दीजिएगा, नन दौ, पाक मार बाद नन दौ। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पाक मार बाद नन दौ। इससे आपको जो पांचों प्रयाग बनते हैं दोस्तों, पंच प्रयाग बनते हैं, वो किन नदियों को मिलने से बनते हैं तो वो आपको ध्यान में रहेगा। तो जैसे देखिए, सबसे पहले दौ से हो गया, तो मतलब विष्णु प्रयाग की नदियों से मिलकर बनता है। तो ये बनता है दोस्तों धौली गंगा, डी से धौली गंगा और ए से अलकनंदा। तो विष्णु प्रयाग ये बनता है धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से। फिर नंद प्रयाग ये किन नदियों के मिलने से बनता है, तो नंद प्रयाग ये बनता है दोस्तों नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से। बाकी पाक मार बाद ये अभी हमने बताया कि पिंडर और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर बनता है दोस्तों कर्णप्रयाग। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। फिर भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर बनता है देवप्रयाग। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पाक मार बाद नन दौ, पाक मार बाद नन दौ। ये ट्रिक है दोस्तों, इससे आपको ये एकदम कभी नहीं भूलेगा कि जो पंच प्रयाग बनते हैं वो किन नदियों के मिलने से बनते हैं। फिर गंगा नदी से थोड़ा सा एक बार और आप लोग देख लीजिए कि गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों 2510 किलोमीटर और इनका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से और यह भारत के 4 राज्यों से होकर बहती हैं। तो ये फिगर देख लीजिए कि गंगोत्री नदी दोस्तों गंगा नदी ये अपने उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती हैं और ये 4 राज्यों से होकर बहती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर इधर दोस्तों जब ये है आती हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर बना है फरक्का बांध। यहाँ पर ये 2 भागों में बट जाती हैं। एक भाग चला जाता है दोस्तों, या एक धारा इनकी चली जाती है जिसे कहा जाता है भागीरथी, वो चला जाता है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इस धारा को कहा जाता है पद्मा। और एक धारा इधर चली जाती है दोस्तों हुगली के नाम से और ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। फिर इधर दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जिन्हें तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। फिर ये दोस्तों बांग्लादेश में जब आती हैं तब इन्हें जमुना कहा जाता है और इसके बाद दोस्तों जब ये जमुना और ये पद्मा दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं तब ये हो जाती हैं मेघना। और इसी मेघना नदी के बगल में बना है दोस्तों या मतलब स्थित है सुंदरवन डेल्टा और ये मेघना नदी संयुक्त होकर कहाँ पर गिरती है दोस्तों, तो ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। फिर गंगा की सहायक नदियों में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है दोस्तों गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और दाईं ओर की सहायक नदी है गंगा की यमुना, सोन और टॉस। फिर ये देख लीजिए एक फिगर और, दो यहाँ से हो गया दोस्तों, ये निकली है उत्तराखंड से अपनी गंगा नदी, फिर ऐसे ऐसे ये जा रही हैं। फिर इधर की जो सहायक नदी है दोस्तों बाईं ओर की वो हो गई गोमती, फिर इधर हो गई घाघरा, फिर ये हो गई गंडक और कोसी। फिर इधर से जो मेन है दोस्तों गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी वो है यमुना नदी, जो कि निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर से। तो ये आकर दोस्तों यहाँ पर मिलती हैं प्रयागराज में गंगा जी से। बाकी यमुना नदी की सहायक नदी हैं दोस्तों चंबल, जो कि निकलती हैं इंदौर से, फिर बेतवा और केन, ये सभी निकलती हैं भोपाल से। फिर उसके बाद एक आकर यहाँ पर मिलती हैं। फिर एक कैमूर पर्वत है दोस्तों, ये यमुना नदी तंत्र को और सोन नदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है कैमूर पर्वत, जो कि स्थित है अमरकंटक में। तो इसके बाद आप लोग गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले है यमुना नदी, और यमुना नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती हैं यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुंज से। और यमुना नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी है दोस्तों हिंडन, चंबल, बेतवा और केन।
इसके बाद है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। फिर इसके बाद है दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप क्यों कहा जाता है, तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह है दोस्तों जैविक मरुस्थल। पॉल्यूशन के कारण ये हो गया दोस्तों जैविक मरुस्थल। फिर गंगा से आप लोग ध्यान में रखिएगा, गंगा नदी से, कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है दोस्तों कानपुर, जो कि इसके तट पर स्थित सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी पर स्थित, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो कि है कानपुर। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होता है, ये दोस्तों दक्षिण भारत की नदियां हैं और इनका वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है। और ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियां हैं, ये दोस्तों पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन सा नदी जो प्रमुख नदी है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, जिसका फ्लो पूर्व की तरफ है और किसका फ्लो पश्चिम की तरफ है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों नर्मदा और तापी को, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो नर्मदा और तापी ये दोस्तों किस तरफ बहती हैं, तो ये बहती हैं पश्चिम की तरफ। मतलब पश्चिम की तरफ जो नदी बहेगी दोस्तों, ये देखिए इधर है अरब सागर और इधर है बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन। तो जो पश्चिम की ओर नदी बहेंगी वो कहाँ पर जाकर गिरेंगी, तो वो गिरेंगी अरब सागर में। तो जो नर्मदा और तापी हैं, इनका जो ये जो नदियाँ दोस्तों बहती हैं वो बहती हैं पश्चिम की तरफ। और नर्मदा और तापी ये दोस्तों एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं। और नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली या व्रेंस घाटी से होकर बहती हैं। तो नर्मदा और तापी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है नर्मदा और तापी से, कि ये अरब सागर में जाकर मिलती हैं और ये पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी नर्मदा और तापी ये दोस्तों एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं। और नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली या व्रेंस घाटी बनाती हैं या व्रेंस घाटी से होकर बहती हैं नर्मदा और तापी। फिर पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं दोस्तों, उसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो वो है साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर मांडवी, फिर शरावती, फिर पेरियार, फिर भरतपुजा। ये सभी नदियाँ दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हैं और आकर गिरती हैं कहाँ पर, तो ये गिरती है अरब सागर में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर दो नाम तो आप कंफर्म याद रखिएगा, नर्मदा और तापी का। बाकी हो सके तो पूरा भी याद रखिएगा। सबसे पहले है साबरमती, फिर उसके बाद है माही, फिर है नर्मदा, तापी, मांडवी, शरावती, पेरियार और भरतपुजा। ये सभी नदियाँ दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हैं और गिरती हैं अरब सागर में। फिर पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार की वो कौन सी नदियां हैं जो कि दोस्तों पूर्व की ओर बहती हैं और जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदियां दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार। ये सभी नदियां जो पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार की हैं दोस्तों, ये पूर्व की ओर बहती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं और जाकर मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद सबसे पहली प्रमुख नदी आप लोग पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार की ध्यान में रखिएगा, नर्मदा, जो कि निकलती हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और नर्मदा नदी को दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं दोस्तों नर्मदा नदी। और नर्मदा बनाती है दोस्तों एस्चुरी और इनकी सहायक नदियां हैं दूधी और शक्कर। तो नर्मदा से आपको ध्यान में रखना है कि ये निकलती हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश से और
नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भ्रांस घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं और नर्मदा नदी ये एस्चुरी बनाती है और इनकी सहायक नदी है नर्मदा की दोस्तों दूधी और शक्कर। फिर अगली है दोस्तों तापी और तापी नदी ये भी दोस्तों निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से मुल्ताई नामक स्थान से या मुल्ताई पहाड़ी से और ये तापी नदी भी भ्रांस घाटी से होकर बहती है जो कि बनती है सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच में। फिर नर्मदा की जुड़वा रूप में भी जाना जाता है तापी को, तो नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है किसे, तो कहा जाता है तापी नदी को। बाकी उकाई परियोजना ये दोस्तों किस नदी से संबंधित है, तो उकाई परियोजना ये संबंधित है तापी नदी से। फिर इसके बाद अगली नदी आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रायद्वीपीय पठारों की, तो वो है गोदावरी और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर जो कि पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में। और अगली बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। और गोदावरी को ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इनकी सहायक नदियां दोस्तों पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती। फिर इसी इंद्रावती पर स्थित है दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि स्थित है बस्तर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगली नदी है कृष्णा और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों महाबलेश्वर जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में और कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर झील और कृष्णा की सहायक नदियां हैं दोस्तों तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, कोयमा और मूसी। मूसी नदी के किनारे बसा है दोस्तों हैदराबाद शहर, हैदराबाद। फिर इसके बाद अगली नदी आपको ध्यान में रखना है महानदी और महानदी दोस्तों निकलती हैं दंडकारण्य के पठार से छत्तीसगढ़ रायपुर से और महानदी के तट पर स्थित है कटक का बाराबती क्रिकेट स्टेडियम और महानदी पर स्थित दोस्तों हीराकुंड बांध और महानदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों तेल और मांड। फिर इसके बाद अगली नदी आपको ध्यान में रखनी है कावेरी जो कि निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से जो कि पड़ता है कर्नाटक में और इसी कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जल प्रपात जो कि कहाँ पर है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण रिवर्स या नदी आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है पहले जो कि है माही नदी और माही ये निकलती दोस्तों विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश में और ये माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी और ये जाकर कहाँ पर गिरती है, तो ये गिरती है अरब सागर में। फिर इसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी जो कि निकलती है दोस्तों रांची झारखंड से और स्वर्ण रेखा नदी के रेत में दोस्तों सोना मिलता है और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर शहर। इसके बाद है लूनी और लूनी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला और ये लूनी नदी दोस्तों राजस्थान के अरावली से निकलने के बाद कच्छ गुजरात में विलुप्त हो जाती हैं और ये दोस्तों एक साल्ट रिवर या खारे पानी की नदी है। फिर इसके बाद है काली नदी और काली नदी से आपको ध्यान में रखना है कि काली नदी को शारदा नदी या काली गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है और काली नदी भारत और नेपाल की सीमा का निर्माण करती हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए प्राकृतिक झीलें कौन सी हैं भारत की और प्राकृतिक झीलों में सबसे पहले देखना है खारे पानी की प्राकृतिक झीलें कौन सी हैं, तो
भारत में जो खारे पानी की प्राकृतिक झीलें हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा चिल्का झील का। और ये चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। और चिल्का झील के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह एक रामसर साइट या रामसर स्थल है। बाकी एक और है दोस्तों पुलिकट झील, ये स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और पुलिकट झील ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बाकी दोस्तों एक और झील है जो कि है सांभर झील, सांभर, और ये सांभर झील स्थित है राजस्थान में। और सांभर झील के जो पानी होता है दोस्तों वो सबसे अधिक खारा होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है चिल्का। बाकी सबसे ज़्यादा खारा पानी किस झील का होता है, तो वो होता है दोस्तों सांभर झील का, और ये स्थित है राजस्थान में। इसके बाद आप लोग देखिए भारत में मीठे पानी की कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं। तो मीठे पानी की जो प्राकृतिक झीलें हैं दोस्तों भारत में, उसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा वूलर झील का। और ये वूलर झील है जम्मू और कश्मीर में। और वूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर उसके बाद है डल झील जो कि स्थित है दोस्तों श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में, और इसे कश्मीर की शान कहा जाता है और ये शिकार के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद है लोकटक झील जो कि स्थित है दोस्तों मणिपुर में, और इस पर स्थित है दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है दोस्तों मणिपुर में, ये स्थित है किसमें, तो ये स्थित है लोकटक झील में। और यहाँ पर दोस्तों तैरते द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मीठे पानी की जो प्राकृतिक झीलें हैं उसमें आपको ध्यान में रखना है वूलर झील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर उसके बाद है डल झील जो कि स्थित है श्रीनगर में। फिर उसके बाद है लोकटक झील जो कि स्थित है मणिपुर में, और यहाँ पर स्थित है तैरता हुआ द्वीप या तैरते द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर इसी लोकटक झील में मणिपुर में स्थित है दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ। प्राकृतिक झीलों के बाद दोस्तों अब आप लोग देखिए भारत की प्रमुख मानव निर्मित झीलें या आर्टिफिशियल लेक्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा गोविंद सागर लेक या झील का जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध के पास। फिर अगला है हुसैन सागर झील, ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। फिर इसके बाद है उदय सागर या जिसे जयसमंद झील कहा जाता है, ये स्थित है राजस्थान में। फिर अगला है नागार्जुन सागर बांध और ये नागार्जुन सागर झील, ये स्थित है तेलंगाना और आंध्रा में। फिर नोट में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो सांभर झील है ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। फिर वेम्बनाड झील जो कि पड़ती है दोस्तों केरल में, ये सबसे लंबी झील है। फिर कोलेरू झील ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ये दोस्तों मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। फिर लोनार झील ये स्थित है महाराष्ट्र में और इसका निर्माण दोस्तों उल्का पिंड से हुआ है। फिर पंच पोखरी झील ये स्थित है सिक्किम में और इसे दोस्तों सिक्किम का पवित्र झील या इसे सिक्किम की पवित्र झील के रूप में भी जाना जाता है, पंच पोखरी झील को। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वाटरफॉल्स आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है कुंचिकल जलप्रपात, और ये दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग है 455 मीटर और ये स्थित है बाराही नदी पर कर्नाटक में। फिर उसके बाद है जोग या जिसे गेरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये स्थित है शरावती नदी पर कर्नाटक में। फिर इसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि स्थित है कावेरी नदी पर और ये भी कहाँ पर है तो कर्नाटक में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दूध सागर जलप्रपात जो कि स्थित है मांडवी नदी पर गोवा में।
फिर अगला है चित्रकूट जलप्रपात जो कि स्थित है इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। फिर इसके बाद है हुंडरू जलप्रपात जो कि स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। फिर इसके बाद है येना जलप्रपात जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद है बरेही पानी जलप्रपात जो कि स्थित है सिमडीपाल उड़ीसा में। फिर एक और आप लोग ध्यान में रखिएगा धुआंधार जलप्रपात जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के प्रमुख बांधों के नाम भी ध्यान में रखिएगा और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला बांध है भाखड़ा नांगल बांध। ये स्थित है किस नदी पर? तो ये स्थित है सतलुज नदी पर। किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों है हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में संयुक्त रूप से। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है यह दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध ये स्थित है महानदी पर और ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा राज्य में और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध ये स्थित है महानदी पर उड़ीसा राज्य में और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। फिर अगला है टिहरी बांध। ये स्थित है दोस्तों भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में और यह सबसे ऊंचा बांध है भारत का, लगभग 260 मीटर की हाइट पर। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर गुजरात में और इस पर दोस्तों स्थित है नर्मदा घाटी परियोजना। फिर अगला है नागार्जुन सागर बांध। और नागार्जुन सागर बांध ये स्थित है कृष्णा नदी पर और ये किस राज्य में है? तो ये है तेलंगाना और आंध्रा में और यह सबसे बड़ा मैसोनरी डैम है। फिर अगला है रिहंद बांध। ये स्थित है दोस्तों रिहंद नदी या सोन नदी पर और ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में और इस पर है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल या कृत्रिम झील है। फिर अगला है कोसी बांध। ये स्थित है दोस्तों कोसी नदी पर बिहार में और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला बांध आप लोग ध्यान में रखिएगा गांधी सागर बांध। ये स्थित है चंबल नदी पर और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये है मध्य प्रदेश में और इस पर है चंबल परियोजना। फिर अगला है इंदिरा सागर बांध और ये है दोस्तों नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में और यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। फिर इसके बाद है तुंगभद्रा बांध। ये है दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में और यहाँ से दोस्तों सिंचाई और बिजली के लिए मतलब पानी की व्यवस्था की जाती है तुंगभद्रा बांध से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मेट्टूर बांध। ये स्थित है दोस्तों कावेरी नदी पर तमिलनाडु में और यहाँ पर दोस्तों स्टेनली जलाशय स्थित है। फिर इसके बाद है कृष्णराज सागर बांध। ये स्थित है कावेरी नदी पर जो कि पड़ता है कर्नाटक राज्य में और यहाँ पर दोस्तों वृंदावन गार्डन स्थित है। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा माही बजाज सागर बांध। ये स्थित है माही नदी पर राजस्थान में और यहाँ पर दोस्तों है माही परियोजना। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा जवाहर सागर बांध जो कि स्थित है चंबल नदी पर राजस्थान में और यहाँ पर है चंबल घाटी परियोजना। इसके बाद दोस्तों यूपी के जो प्रमुख बांध हैं अपने उन्हें आप लोग एकदम रट के रखिएगा। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा रिहंद बांध और रिहंद बांध ये दोस्तों सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बना हुआ है। फिर माता टीला बांध ये यूपी और एमपी दोनों में है दोस्तों, दोनों राज्यों में और ये स्थित है बेतवा नदी पर। फिर टिहरी बांध ये स्थित है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। फिर भाखड़ा नांगल बांध ये स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में संयुक्त रूप से सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल।
इसके बाद आप लोग भारत के मानसून से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो भारत में जो मानसून आता है दोस्तों वो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। और ये कब आता है? तो ये आता है जून से लेकर सितंबर तक। और भारत में जो 75% वर्षा होती है वो इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और जब भारत में दोस्तों सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? तो ये आता है केरल में, और ये आता है 1 जून को। तो केरल में दोस्तों सबसे पहले मानसून आता है 1 जून को, जो कि है कौन सा मानसून? तो है दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून या जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। ये आता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इसे रिटर्निंग मानसून या वापसी मानसून कहा जाता है। और इस रिटर्निंग मानसून से दोस्तों तमिलनाडु में वर्षा होती है, और इस मानसून में ज़्यादातर चक्रवात आते हैं। फिर अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। तो इसके बारे में क्या आपको ध्यान में रखना है? तो सबसे पहला पॉइंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी क्षेत्र से उत्पन्न होता है और पश्चिम से पूर्व दिशा में भारत की ओर आता है। और उत्तर भारत में दोस्तों जैसे कि हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में सर्दियों में दोस्तों हल्की बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से। फिर वर्षा भी होगी दोस्तों, बाकी हिमालय वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। फिर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से जो गेहूं की फसल होती है दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। और कभी कभी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ में ओलावृष्टि मतलब पत्थर भी पड़ता है। फिर उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों मतलब जनवरी दिसंबर के महीने में, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगला टॉपिक देखिए सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तो इसमें दोस्तों ये फिगर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया अपना सन, उसके बाद कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध, फिर उसके बाद ये है शुक्र, फिर उसके बाद है पृथ्वी, फिर उसके बाद है मंगल, फिर उसके बाद है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर उसके बाद है वरुण। बाकी अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ से दोस्तों मंगल से लेकर बुध तक ये जो प्लैनेट या ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है आंतरिक स्थलीय ग्रह या इंटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ये होते हैं दोस्तों सॉलिड या ठोस। फिर यहाँ बृहस्पति से लेकर दोस्तों वरुण तक इन ग्रहों को कहा जाता है बाह्य स्थलीय ग्रह या आउटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो कि होते हैं दोस्तों गैसीय। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये छोटी छोटी बॉल जैसी दिख रही है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह। तो ये बात आपको यहाँ से इतनी ध्यान में रखनी है। फिर सोलर सिस्टम से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सोलर सिस्टम या सौर मंडल का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया दोस्तों कोपरनिकस ने। फिर ग्रहों की गति ये वाला सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया केपलर ने। और प्राचीन काल में दोस्तों दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता था? तो वो किया जाता था ध्रुव तारे से। इसके बाद सूर्य के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सूर्य सौर मंडल का दोस्तों केंद्र है, और सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है जो कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और इसमें हाइड्रोजन गैसों का प्रतिशत है दोस्तों 71% और हीलियम गैसों का प्रतिशत है 26.5%। और सूर्य की जो रोशनी दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचती है उसको कितना समय लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में? तो वो लगता है 8 मिनट और 16 सेकेंड। इसके बाद सबसे पहला प्लैनेट या
उपग्रह आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो कि है बुध, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में मरकरी। तो बुध के बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है, और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। और इसकी जो कक्षीय अवधि होती है, मतलब सूर्य के चारों तरफ जो घूमना होता है दोस्तों, एक चक्कर मारने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं कक्षीय अवधि या ऑर्बिटल टाइम पीरियड। तो बुध का सबसे कम कक्षीय अवधि होती है, जो कि है दोस्तों 88 दिन की, और यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, और यहाँ पर दिन गर्म रहता है और रातें ठंडी रहती हैं। बुध के बाद है दोस्तों शुक्र या वीनस, और शुक्र पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, और शुक्र ये सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है, और शुक्र को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ग्रह भी कहा जाता है, और यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो है शुक्र, और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। फिर इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, और इसका जो परिक्रमण काल है या कक्षीय अवधि है वो कितनी है, तो है 255 दिन। फिर अगला जो प्लैनेट है दोस्तों अपना पृथ्वी या अर्थ, उसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह दोस्तों नीला ग्रह है, और जो पृथ्वी का घनत्व है, डेंसिटी दोस्तों, वो सबसे मैक्सिमम है, सबसे अधिक है। और पृथ्वी के पास एक उपग्रह दोस्तों जो कि है चंद्रमा, और पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन पीरियड या कक्षीय अवधि है वो है दोस्तों 365 दिन। मतलब पृथ्वी 365 दिन में सन का या सूर्य का एक चक्कर लगाती है। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा प्लैनेट जो कि है मंगल या मार्स, और मंगल दोस्तों ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, और मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण ये ग्रह का कलर है दोस्तों लाल। तो मंगल ग्रह का कलर या रंग लाल क्यों है, तो वो है आयरन ऑक्साइड के कारण। और मंगल ग्रह पर दोस्तों वायुमंडल का पतला आवरण पाया जाता है, और मंगल ग्रह पर दो गैसें मिलती हैं दोस्तों, नाइट्रोजन और आर्गन। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बाकी डिमोस से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मंगल का उपग्रह है डिमोस, ये सबसे छोटा उपग्रह है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मंगल ग्रह पर विश्व की या पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्वालामुखी पाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। और मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पर्वत भी पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट का लगभग 16 गुना बड़ा है। इसके बाद अगला ग्रह है दोस्तों बृहस्पति या जुपिटर, और जुपिटर या बृहस्पति से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौर मंडल का, और बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों वो सबसे अधिक होता है सभी ग्रहों में, और ये सबसे बड़ा गैसीय ग्रह भी है दोस्तों। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर अगला है दोस्तों शनि, और शनि ग्रह में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शनि ग्रह में पाई जाती हैं रिंग या वलय, जो कि होती हैं 7, और इसकी खोज किसने की थी, तो वो था गैलीलियो ने। बाकी शनि ग्रह का प्रमुख उपग्रह दोस्तों टाइटन, जिसे सौर मंडल का गहना कहा जाता है। फिर अगला है अरुण या यूरेनस, और अरुण के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो मूवमेंट या रेवोल्यूशन की जो डायरेक्शन होती है या दिशा होती है दोस्तों, वो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दोस्तों चारों ओर सन के परिक्रमा करता है। और ये दोस्तों हरा नीला ग्रह है, और अरुण को लेटा हुआ ग्रह या रोलिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। बाकी इसके जो उपग्रह हैं उनका नाम है मिरांडा और एरियल।
फिर इसके बाद है वरुण या जिसे नेपच्यून कहा जाता है। यह दोस्तों है ग्रीन प्लैनेट या हरा ग्रह। और वरुण का जो कलर है वो हरा क्यों है, तो है दोस्तों मीथेन गैस के कारण। तो क्योंकि मीथेन गैस अधिकता में रूप में पाई जाती है वरुण या नेपच्यून पर, इसलिए इस ग्रह का कलर हो गया है, रंग हो गया दोस्तों हरा या ग्रीन। बाकी हिप्पोकैम्प ये दोस्तों इसका प्रमुख उपग्रह है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हिप्पोकैम्प ये प्रमुख उपग्रह है वरुण का। इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शुक्र का कलर, जो शुक्र ग्रह है दोस्तों उसका कलर पीला है, वो क्यों है, तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। बाकी पृथ्वी का कलर है नीला, मंगल का कलर है लाल, ये है आयरन ऑक्साइड के कारण। तो मंगल ग्रह का कलर लाल है, ये किस लिए है, तो यह है आयरन ऑक्साइड के कारण। बाकी बृहस्पति ग्रह पर दोस्तों नारंगी एवं सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती हैं। और अरुण ग्रह का कलर है नीला हरा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जो वरुण ग्रह है उसका कलर है दोस्तों हरा। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि साइरस यह क्षुद्र ग्रह पेटियों में दोस्तों सबसे चमकीला है। बाकी लास्ट पॉइंट दोस्तों आज की क्लास का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शुक्र और अरुण ग्रह का जो मतलब रिवोल्यूशन करते हैं दोस्तों, ये चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं सन की, वो डायरेक्शन है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।